अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। माह दिसंबर शुरू हो चुका था। सर्दी अपने पंजे माहौल में गाड़ चुकी थी। रात होने वाली बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया था। मौसम जैसा भी हो, जुर्म तो होते रहते हैं। इंसान अपने किसी जज्बे की तस्कीन के लिए गुल खिलाता रहता है और जब ये गुल खिल जाता है तो फिर पुलिस का काम शुरू हो जाता है। उमूमन रात के अंधेरे में किए हुए जुर्म दिन की रोशनी में थाने तक आते हैं। इस दिन मैं अभी थाने में आकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि एक मुतवस्सित तबके का बंदा आया। वो ये इतला लेकर आया था कि रात कोई उसका मुश्किल घोड़ा खोल कर ले गया है। ये कोई इतनी अहम वारदात नहीं थी कि मैं इसी वक्त उसके साथ उठकर दौड़ा चला जाता। वो एक गोरे रंग का गोल मटोल बंदा था। उम्र 40 साल के लगभग होगी। उसने अपना नाम जहांगीर बताया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसका घोड़ा नहीं बेटा गुम हो गया हो। मैंने उसे अपने सामने बिठा लिया और कहा कि वो बताए कि वाकया कैसे पेश आया। थानेदार साहब, आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसने बताया। मैंने सहन में अपना एक कमरा घोड़े को दे दिया है और उसकी निगरानी और देखभाल के लिए एक बंदा रखा हुआ है। वो खामोश हुआ तो मैंने इस खामोशी में नकब लगाते हुए पूछा, क्या वो बंदा घोड़े के साथ ही सोता है? मेरा मतलब है कि वो भी इसी कमरे में सोता है जहाँ घोड़े को बांधा जाता था। जी नहीं थानेदार साहब, उसने कहा। दरअसल सहन में 2 कमरे हैं जिनके दरमियान एक दरवाज़ा है। मुबीन उर्फ साईं मुल्हका कमरे में सोता था। इस वक्त साईं कहाँ है? थानेदार साहब, मुझे ज़्यादा तशवीश इसलिए है कि घोड़े के साथ साईं भी गायब है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सुबह में हस्बे मामूल जब जागकर घोड़े वाले कमरे में गया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, जहांगीर ने कहा, क्योंकि घोड़ा गायब था और उसकी की हुई लीद ये गवाही दे रही थी कि इसको तकरीबन 3 घंटे पहले ले जाया गया है। जब मैंने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो साईं को भी गायब पाकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। इससे और भी बातें हुई थी जिनका जिक्र आगे आएगा। घोड़े के साथ साथ एक बंदा भी गायब था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे खुद ही चले जाना चाहिए, वरना अगर सिर्फ घोड़े का मसला होता तो मैं किसी हेड कांस्टेबल को एक सिपाही देकर भेज देता। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे आया है तो उसने बताया कि वो अपने स्कूटर पर आया है। काराइन, ये उस दौर की कहानी है जब वेस्पा स्कूटर आम थे। मोटरसाइकिलें इतनी आम नहीं थी। मैंने सिर्फ इसका पता पूछकर उसे रुखसत कर दिया। आधे घंटे के बाद मैंने 2 सिपाहियों को साथ लिया और सरकारी गाड़ी में रवाना हो गया। हमारी मंजिल गांव कोतवाल वाला थी। ये काफ़ी बड़ा गांव था। 200 के करीब घर होंगे। इनमें तकरीबन आधे पक्के और आधे कच्चे थे। जहांगीर का घर तकरीबन 7 मरले पर बना हुआ एक पक्का घर था। सहन में 2 कमरे बने हुए थे। लगता यही था कि 12 बाय 14 फीट के एक कमरे को दरमियान में दीवार लगाकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। दीवार में बने हुए दरवाजे से उधर से इधर आया जा सकता था। कमरों का फर्श ईंटों से बनाया गया था, इसलिए वहाँ किसी किस्म के खुरे मिलने का कोई सवाल नहीं था। जहाँ घोड़े को बांधा जाता था वहाँ एक खुली बनी हुई थी। वहाँ मुझे ताज़ा घास के अलावा एक बड़े से तबाक में दूध मिले चने भी नजर आए। लगता था घोड़े की बड़ी टहल सेवा हुआ करती थी और घोड़ा जहांगीर का चहीता था। वैसे ये बात तो जहांगीर के चेहरे के तासुरात ने मुझे अच्छी तरह बता दी थी। बहरहाल मुझे वहाँ कोई सुराग न मिला। दूसरे कमरे में एक पान की बनी हुई चारपाई के अलावा खाने पीने के बर्तन और एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। कोने में एक जस्ती संदूक था जो ताले से बेनियाज था। मैंने इसे खोलकर देखा तो इसमें कुछ भी नहीं था। संदूक बिल्कुल खाली था। इस वक्त मेरे साथ जहांगीर भी था। सिपाही सहन में घूम फिर कर कोई सुराग लेने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि जहांगीर के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार सब धोखा दे गए हैं। संदूक तो बिल्कुल खाली है, मैंने उसकी हैरत में डूबी हुई आंखों में देखते हुए कहा। जनाब, मैं खुद हैरान हूँ कि ये संदूक खाली क्यों है, उसने हैरान होकर कहा। इसमें साईं के कपड़े और कुछ अशिया थीं और इब्ने सफ़ी के 8-10 नावल थे। जहांगीर ने गमज़दा लहजे में कहा। तो साईं इब्ने सफ़ी के नावल पढ़ता था? जी हाँ जनाब, वो तो इनका दीवाना था। चंद लम्हे जहांगीर ने खामोशी में गुजार दिए, फिर गोया हुआ, थानेदार साहब, मेरे जहन में एक बात आ रही है। देखो जहांगीर, तुम्हारे दिल में जो बात भी है वो मुझे बता दो। मुझे शक है कि चौधरी अमानत अली के बेटे सलामत अली ने साईं से मिलकर घोड़े को चोरी करवाया है
और इस शक को ये बात भी हवा दे रही है कि साईं अपना सब कुछ ले गया है। इस शक पर गौर तो किया जा सकता है, लेकिन मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चौधरी अमानत अली या इसके बेटे की तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? दरअसल सलामत अली को ये घोड़ा पसंद आ गया था, जहांगीर ने कहा। उसने मुझे इस घोड़े को खरीदने के लिए 10,000 की पेशकश की थी, लेकिन मैंने ये रकम ठुकरा दी थी। ओह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इससे तुमको कम से कम 10 घोड़े खरीद सकते थे। ये इस दौर की बात है जब 1,000 रुपये में घोड़ा मिल जाता था। आजकल तो घोड़ा भी 30-40 हज़ार रुपये में मिलता है। लेकिन जनाब, बुलबुल को तो नहीं, उसने रंजीदा से लहजे में कहा। बुलबुल शायद इस घोड़े का नाम है। जी हाँ जनाब, ये घोड़ा अभी बच्चा ही था कि मेरे दोस्त अमजद अली ने मुझे तोहफतन दिया था। ये घोड़ा मुझे अपने बेटे मुजाहिद की तरह अजीज था। साईं कब से यहाँ मुलाजिम था? मैंने एक अहम सवाल किया। साईं 10 साल से मेरे पास था। पहले ये घर के छोटे मोटे काम करता था। जब बुलबुल मेरे पास आया तो मैंने इसे इसकी देखभाल पर लगा दिया था। इसका मतलब ये था कि साईं ने घोड़े को पाला था। जाहिर है कि वो साईं के साथ मानूस हो गया होगा। जहांगीर ने साईं के मुतालिक सब कुछ बता दिया था, जिसका जिक्र मुनासिब वक्त पर आएगा। यहाँ सिर्फ इतना बता देता हूँ कि साईं का घर 10 मील दूर एक कस्बे में था। वो 15-20 दिन बाद 2-3 दिनों के लिए घर का चक्कर लगा लेता था। मैंने जहांगीर से कहा कि वो ये पता करवाए कि उसका नौकर घर गया है या नहीं, और खुद सिपाहियों को लेकर थाने में आ गया। सिपाहियों ने मुझे ये रिपोर्ट दी थी कि घोड़े को बाकायदा प्लानिंग और बंदोबस्त के साथ ले जाया गया है, और ज़्यादा इम्कान यही है कि इसे किसी ट्रक वगैरह में डालकर ले जाया गया है, क्योंकि पक्की सड़क तक किसी ट्रक या बड़ी गाड़ी के टायरों के निशानात पाए गए थे। शाम को जहांगीर थाने में आया और बताया कि साईं घर में नहीं गया। मेरे इल्म में सिर्फ एक मुश्तबा बंदा लाया गया था, और वो था सलामत अली, चौधरी अमानत अली का बेटा। मैंने इसे ही टटोलने का फैसला कर लिया। वो कहीं भागा नहीं जा रहा था। वैसे भी इस वक्त शाम के साए गहरे होकर रात की तारीकी में मदगम हो गए थे। अगली सुबह थाने में आकर मैंने एक सिपाही को भेजकर उसे बुला लिया। सलामत अली सांवले रंग का एक 24 साल नौजवान था। माथा तंग और आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो नशे का आदी लगता था। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ चुका तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो इज्जत दी है, उम्मीद है कि वो बरकरार रखोगे। मैं समझा नहीं थानेदार साहब, आपने बुलाया तो मैं हाजिर हो गया। मुझे पता चला है कि तुम्हें घोड़े बहुत पसंद हैं, खासकर मुश्की घोड़े। ओह, तो ये बात है। वो हंस पड़ा। मुझे उसकी हंसी बेमौका लगी। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया जो तुम्हारी बत्ती से निकल आई है? जनाब, माफ़ी चाहता हूँ। लगता है कि जहांगीर ने घोड़े की गुमशुदगी का मामला मेरे ऊपर डाल दिया है। वो संजीदा लहजे में बोला। वो बाखबर लगता था। मैंने उसे आजमाने की खातिर कहा कि तुम्हें किसने बताया है कि जहांगीर का घोड़ा चोरी या गुम हो गया है? जनाब, हम भी गांव में ही रहते हैं, ऐसी खबरें छुपी तो नहीं रहती। अगर मैं ये कहूँ कि घोड़ा तुमने चोरी कराया है तो तुम अपनी सफाई में क्या कहोगे? जनाब, मैंने घोड़ा चोरी नहीं करवाया। ये सब जहांगीर का किया धरा लगता है। वो कैसे? मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में पूछा। जनाब, बात ऐसी है कि शायद आप यकीन न करें। तुम इस बात को छोड़ो कि मुझे यकीन आता है या नहीं, पूरी बात बताओ। क्या आपको पता है कि जहांगीर काम क्या करता है? मेरी मालूमात के मुताबिक वो मवेशियों की खरीद और फरोख्त का काम करता है। तो जनाब, इस सिलसिले में वो अक्सर घर से बाहर रहता है। उसकी बीवी जमीला ने अपने नौकर साईं के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हुए हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। मैं बात की तह तक पहुंच चुका था, लेकिन बगैर सबूत के मैं यकीन नहीं कर सकता था। इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये बात मुझे अफजल ने बताई थी। और ये अफजल कौन है? अफजल भी मवेशियों की खरीद और फरोख्त करता है और जहांगीर का पड़ोसी है। देखो, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, मैंने उससे धमकाया। इसकी नौबत नहीं आएगी थानेदार साहब, वो यकीन से बोला। उसने इस बात का भी इकरार कर लिया कि उसने जहांगीर के घोड़े को खरीदने के लिए 10,000 की ऑफर की थी, और सौदा न मिलने पर उसने ये ख्याल दिमाग से निकाल दिया था। लेकिन मैं इस बात को दिमाग से नहीं निकाल सकता था। मैंने हकीकत की तह तक पहुंचना था। मैंने उसे इसके बाद रुखसत कर दिया था कि वो थाने में अपनी हाजिरी नोट कराए बगैर कहीं नहीं जा सकता। अब मैंने सबूत हासिल करने थे। सलामत अली बहुत बड़ी बात कह गया था। मैंने बड़े सलीके से जमीला को टटोलना था
लेकिन पहले अफजल से तस्दीक ज़रूरी थी। लगता यही था कि इस केस ने मुझे काफ़ी चक्कर देने थे। जब मैंने सिपाही भेजकर अफजल को बुलाना चाहा तो पता चला कि अफजल साहिवाल गया हुआ है। पहले साहिवाल का नाम मनकुमरी हुआ करता था। इस वक्त मनकुमरी बिस्किट मशहूर हुआ करते थे। अब ये शहर ज़्यादा दूध देने वाली भैंसों की वजह से मशहूर है। सिपाही ये मालूमात भी लेकर आया था कि अफजल मवेशियों के एक सौदागर एहसान अली के पास मुलाजिम है। सिपाही एहसान अली से भी मिलाया था क्योंकि इसको अपना काम पता था। मतलब है इसको उंगली पकड़कर चलाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिपाही से पूछा, फैज़ मोहम्मद, तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आया कि एहसान अली से मिल लेना चाहिए? सर, अफजल के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने अपने पड़ोसियों से ये कहा था कि वो 2-3 दिन बाद वापस आ जाएगा, लेकिन आज चौथा दिन है। ओह, तो ये बात है। मैंने चंद लम्हे सिपाही फैज़ मोहम्मद की तरफ देखा, फिर पूछा कि इस सिलसिले में एहसान क्या कहता है? मुझे तो सर दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। एहसान अली ने यह कहा था कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन उसका लहजा इस बात की चुगली खा रहा था कि अंदर खाने कहानी कुछ और है। जैसा कि पहले भी किसी कहानी में फैज़ मोहम्मद के मुतालिक जिक्र आ चुका है कि वो लंबा तड़ंगा बड़े बड़े हाथों वाला जवान था। मामूली नौयत के मुजरिम उसको देखकर ही सहम जाते थे, बल्कि इनका पत्ता पानी हो जाता था। फैज़ मोहम्मद बला का ज़हीर भी था और मुश्किल केस हल करने की जुस्तजू और शौक़ उसे पुलिस के महकमे में ले आया था। तुम अफजल के पड़ोसियों से कह आए थे कि जो ही अफजल आए उसे थाने भेज दिया जाए? जी हाँ सर, वो जहांगीर का पड़ोसी है, मैं इसे कह आया था। क्या वो शादीशुदा नहीं है? इसकी शादी हुई थी सर, लेकिन 2 माह पहले उसने बीवी को तलाक दे दी थी। बीवी इसके साथ 1 साल और 10 माह रही थी। फैज़ मोहम्मद की मालूमात काबिल सताइश थी। बात से बात निकल रही थी, तफ्तीश के दर खुल रहे थे। ठीक है, तुम जाओ, एक दिन और अफजल का इंतज़ार कर लेते हैं। फैज़ मोहम्मद मुझे सल्यूट करके चला गया। अफजल आजकल अकेला रह रहा था। जब अगले दिन शाम तक अफजल न आया तो मैंने एहसान अली को बुला लिया। वो गंदमी रंगत का एक दरमियाने कद का फर्बी माइल बंदा था। उसने आला क्वालिटी के गर्म कपड़ों के ऊपर वॉश किट पहनी हुई थी। पाँव में बाटा के जूते थे। इसके माथे की बनावट इसे एक सख्तगीर बंदा जाहिर कर रही थी। कैसे हाल चाल हैं एहसान अली? जब वो मेरे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है थानेदार साहब, अगर आप मुझे अभी ना भी बुलाते तो मैं सुबह खुद ही थाने आ जाता। क्यों, खैर तो है? मैंने अनजान बनते हुए सवाल किया। जनाब, आपका भेजा हुआ सिपाही कल मेरे पास आया था। वो मेरे नौकर अफजल के मुतालिक पूछ रहा था। अब तो मुझे भी उसके मुतालिक तशवीश हो गई है। ये तो मुझे पता चल चुका है कि वो पैसे देने साहिवाल गया हुआ है। वो वहाँ किस बंदे के पास गया था? मैंने अपने रोलर को दाएं हाथ से बाएं तरफ रखते हुए पूछा। मैंने देखा कि मेरे रोलर की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए थे। फिर वो पुरसुकून हो गया था। ये तो एक नफ्सियाती हरबा था। थानेदार साहब, उसने चोर निगाहों से रूलर को देखते हुए कहा, वो वहाँ मलिक ज़मरूद के पास गया था। इससे मैंने कुछ भैंसें खरीदी थीं। इनके पैसे देने थे। तकरीबन 10,000 रुपया था। ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या पहले भी अफजल इतनी रकम लेकर जाता रहा है? मैंने अंदर की कहानी निकालने के लिए जानबूझकर ये सवाल किया। जनाब, अफजल इससे पहले 20-22 हज़ार रुपये तक भी लेकर जाता रहा है। यानी अफजल एक ईमानदार शख्स है। बस जनाब, इंसान फरिश्ता नहीं बन सकता। अगर इसमें एक कमज़ोरी ना होती। वो रवानी में कह तो गया, लेकिन यहाँ तक कहकर वो इस तरह खामोश हो गया जैसे किसी चलती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग गए हों। फिर वो इस तरह मेरी तरफ देखने लगा जैसे वो न पाए रफ्तन न जाए मानदन वाली कैफियत में गिरफ्तार हो गया हो। जो बात तुम्हारी ज़बान पर आ गई है इसे उगल दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मैंने रोलर को दोबारा दाएं तरफ रखते हुए कहा। इस बार वाज़ेह तौर पर उसके चेहरे पर खौफजदगी के आसार नजर आए। 2 नफ्सियाती झटकों ने उसका दिमाग मेरे कब्जे में कर दिया था। अब तो सारी बात बतानी ही पड़ेगी जी, वो हारे हुए लहजे में बोला। फिर उसने जो बात सुनाई वो मैं मुख्तसरन अपने अल्फाज में आपके गुश्तगुजार कर देता हूँ। अफजल इसके पास अरसा 5 साल से मुलाजिम था। इसे अफजल पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद था और अफजल ने उसके एतमाद को कभी ठेस भी नहीं पहुंचाई थी। एहसान ने 2 साल पहले एक बेवा
जिसका खामिन ट्रैफिक के एक हादसे में हलाक हो गया था, उससे शादी कर ली थी। इसके बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा हूबहू अपनी माँ की कॉपी था, लेकिन अफजल कहता था कि ये उसका नहीं है। इनकी आपस में खटपट रहने लगी। आखिर अफजल ने अपनी बीवी शगुफ्ता को तलाक दे दी। इसके बाद औरत से अफजल का एतबार उठ गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो साहिवाल में ही किसी औरत की जुल्फ का दोबारा असीर हो चुका था। ये बात एहसान ने बताई थी। इसकी तस्दीक सिर्फ और सिर्फ अफजल कर सकता था। वैसे मुझे ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था, लेकिन अफजल था कहाँ? बच्चा अफजल ने शगुफ्ता को दे दिया था। बकौले एहसान अली, अफजल दोहरी शख्सियत का मालिक है। एक तरफ वो औरत को बेवकूफ़ समझता था और दूसरी तरफ एक औरत ही की जुल्फों में पनाह ढूंढने जाता था। अजीब गोरख धंधा था। फिलहाल मेरे पास एहसान अली को थाने में रोकने का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैंने उसे रुखसत कर दिया। इसे पाबंद भी कर दिया कि वो थाने में बताए बगैर कहीं न जाए। अभी मैं किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। मैंने एएसआई शकील को बुलाकर सारे हालात उसके सामने रख दिए। वो पिछले कुछ दिनों से अपने बीमार वालिद को देखने गया हुआ था और आज सुबह ही आया था। मेरी सारी बातें सुनकर वो पहले तो हस्ब मामूल सोच की गहराइयों में चला गया, फिर बोला, सर, मामला जितना सीधा नज़र आ रहा है उतना सीधा नहीं है। ये तो रेशम की ऐसी डोरियों की तरह हैं जो आपस में उलझी हुई हैं। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, बात तो कुछ ऐसी ही है। किसी तरह अफजल हमारे हत्थे चढ़ जाए तो इस केस का कोई मुंह सर वाजे हो सकता है। एक बात और भी है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जी सर, आप हुक्म करें। मुझे इस थाने में आए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। तुम तो काफ़ी अरसे से इस थाने में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो। मैंने चौधरी अमानत अली के बेटे सलामत अली को बुलाया था, लेकिन चौधरी अमानत अली की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, क्योंकि रवायती चौधरी हजरात ऐसे मामलात में थानेदार की जान को आ जाते हैं। सर, दरअसल चौधरी अमानत अली ज़रा और टाइप का चौधरी है। वो कामों, मज़ारों और गांव के लोगों को हकीर नहीं समझता। जहां तक छोटे चौधरी सलामत अली का मामला है, वो मनमौजी बंदा है। वो अमानत अली के हाथ से निकल गया है और चौधरी अमानत अली इसकी वजह से खुद परेशान है। ओह, तो ये बात है। क्या सलामत अली हवेली में नहीं रहता? मैंने ख्याल के तहत पूछा। वो गांव से बाहर कब्रिस्तान के पास जो उनका माल्टों और आमों का बाग है, वहाँ रहता है, लेकिन हवेली में आता रहता है। आपने भी अक्सर फलदार बागों में बने हुए कमरे देखे होंगे। मेरा जहन बड़ी दूर तक सोच रहा था, लेकिन कान एएसआई शकील की बातों की तरफ लगे हुए थे, जो कह रहा था, चौधरी माकूल आदमी है। वो पहले भी एक केस के सिलसिले में हमारी मदद कर चुका है। मेरा ख्याल है कि इसे टटोलते हैं। ठीक है, तुम कांस्टेबल अशरफ अली को कहो कि वो मेरे साथ चलने की तैयारी करे। चौधरी की हवेली काफ़ी वसी थी। गेट पर चौकीदार बैठा हुआ था और गेट पर टेलीफोन भी लगा हुआ था। बहरहाल 10 मिनट बाद ही मैं चौधरी के पास बैठा हुआ था। कांस्टेबल को मैंने गेट पर ही छोड़ दिया था। चौधरी अमानत अली एक ऊंचे लंबे कद का 45-50 साला बंदा था। रंग गंदुमी, आंखें बादामी रंग की थीं। बड़ा टहके वाला बंदा था। थानेदार साहब, जिस तरह इस बारी ताला को मंजूर होता है, इसी तरह होता है। उसने बात का आगाज़ किया। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं, लेकिन बस सोच के ही रह जाता था। वो बोला तो उसकी शख्सियत वाज़ेह हो गई। मुझे अपनी ड्यूटी के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है चौधरी साहब, मैंने कहा। इन दिनों में एक गोरख धंधे को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। फिर मैंने सारे हालात खोलकर उसके सामने रख दिए। मेरी सारी बातें सुनकर वो सोच की गहराई में चला गया। उसके माथे पर सिलवटों का एक जाल सा बन गया। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। थानेदार साहब, मैं इस सारे मामले की छानबीन कराऊंगा। आखिर उसने कहा, अगर मेरा बेटा सलामत अली किसी तरह मुलविस हुआ तो मैं कानून की राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मेरे कुछ उसूल हैं जिन पर मैं सख्ती से कारबंद हूँ। इस दौरान नौकर कुछ लिबास मात रखकर चला गया था, जिसमें गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय और दूसरे खुश्क मेवाजात थे। बहरहाल मैं चौधरी अमानत अली की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक बात का जिक्र करना पहले मैं भूल गया था, अब कर देता हूँ। मैंने हेड कांस्टेबल जावेद को अफजल के बारे में मालूमात लेने के लिए साहिवाल भेजा हुआ था। मैं शगुफ्ता से भी मुलाकात करना चाहता था, लेकिन इस अल्लाह की बंदी का कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। अफजल के घर से निकलकर वो अपने मामू के घर भी नहीं पहुंची थी।
क्योंकि उसके माँ बाप फौत हो चुके थे। 2 बहनें थीं जो अपने अपने झमेलों में उलझी हुई थीं। जैसा कि जिक्र आ चुका है कि उसका पहला खामिन शादी के 2 माह बाद ही एक ट्रैफिक हादसे में जिंदगी की बाजी हार गया था। इद्दत की मुद्दत उसने अपने मामू के घर पूरी की थी। बहरहाल इस कहानी की 3 कड़ियां मंजर से गायब थीं, शगुफ्ता, अफजल और साईं। मेरे जहन में ये बात बार बार आ रही थी कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ जरूर है। अगले दिन हेड कांस्टेबल जावेद वापस आ गया। वो बड़ी सनसनीखेज खबरें लेकर आया था। उसने बताया कि अफजल मलिक जमरुद तक नहीं पहुंचा था। मेरे हुक्म के मुताबिक जावेद ने रूटीन से हटकर काम किया था। वो सफ़ेद कपड़ों में मलिक जमरुद से मिला था और अपने आप को उसका करीबी दोस्त जाहिर किया था। जब मलिक जमरुद ने अफजल के मुतालिक तशवीश का इजहार किया तो जावेद ने राजदाराना लहजे में उससे कहा कि मुझे अफजल ने बताया था कि वो यहाँ एक औरत के चक्कर में आता है जो उसे अच्छी लगती है। जावेद ने अपनी तरफ से यहाँ तक कह दिया कि अफजल ने इस औरत की खातिर अपनी बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दी है। मलिक जमरुद ने बताया कि वो किसी ऐसी औरत को नहीं जानता। हो सकता है कोई ऐसा ही मामला हो और औरत के रिश्तेदारों को पता चल गया हो। इसके बाद मलिक जमरुद तो खामोश हो गया था, लेकिन जो बात वो कहना चाहता था वो जावेद समझ गया था। मैंने रिपोर्ट सुनकर उसकी पीठ पर थपकी दी कि उसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। अपनी तारीफ सुनकर वो खुश हो गया और बोला, साहिवाल में मेरा कज़न इमरान रहता है, वो भी पुलिस में है। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो अफजल की खोज लगाए सर। वो हंसकर बोला था कि आशिकों का यही हाल होता है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि जल्द या बदेर वो कोई हौसला अफजा रिपोर्ट देगा। मैंने उसको रुखसत करके अपनी मुखबिर चच्ची खुर्शीद को पैगाम भेजा कि वो शाम के बाद मुझे मिले। इस वक्त 6:30 बज चुके थे। जैसा कि शुरू में जिक्र आ चुका है कि वो दिसंबर का महीना था। 6:30 बजे अच्छा खासा अंधेरा हो जाता था। चादर में मुंह सर लपेट कर वो आ गई। मैंने इसे कहा कि वो जहांगीर की बीवी जमीला के मुतालिक कुछ जानती है। उसने अपने पान से रंगे हुए होंठों पर मायना खेज मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, जनाब वो इसमें बामुसम्मा है। मैंने तुम्हें उसके हुस्न का कसीदा पढ़ने के लिए नहीं बुलाया, मैंने कदरे नागवारी से कहा। मेरे तेवर देखकर वो एकदम संजीदा हो गई और बोली, ये बात बताने का मकसद ये है कि औरत खूबसूरत हो तो हविस के पुजारी ऐसी औरत को दाना जरूर डालते हैं। मैंने तो इसकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन एक बात जरूर सुनी है कि इसका शौहर जहांगीर इसे घर की मुर्गी दाल बराबर समझता है। क्या वो खुद दूसरों की मुर्गियों को दाना डालता फिरता है क्या? मैंने इस बार हंसते हुए कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं, उसने कहा। अलबत्ता जहांगीर अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। ओ, इसका मतलब है कि तुम्हें इसके घोड़े बुलबुल की गुमशुदगी का पता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि इसे कौन ले गया है? साईं भी तो गायब है, वो बोली। तुम्हारा मतलब है कि साईं इसे ले गया है? मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकती, उसने कहा। वैसे तो चौधरी सलामत भी जहांगीर के घोड़े के पीछे पड़ा हुआ था। खैर, तुम इस बात की टो लगाओ कि कहीं जमीला ने साईं से दिल तो नहीं लगा लिया था। जब शौहर बीवी की परवाह ना करे तो ऐसे गुल खिलते रहते हैं। इसको रुखसत करने के बाद मैं आराम करने के लिए अपने क्वार्टर में चला गया। किसी को मुजरिम साबित करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबूत के बगैर इस्तगासा की इमारत को अदालत में वकील अपनी जिरह के हथौड़े से ज़मीन बोस कर देते हैं, और अक्सर मुजरिम भी अपने वकील के कहने पर यह कह देते हैं कि मैंने तो पुलिस के तशद्दुद की वजह से इकरार जुर्म किया था, वरना मैं तो मासूम हूँ। इस्तगासा की बुनियादें ठोस सबूत और नाकाबिल तरदीद शहादतों पर खड़ी हों तो फिक्र की कोई बात नहीं होती। अभी चाची खुर्शीद ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी कि एक ऐसी बात हो गई जिसकी तवक्को मुझे बिल्कुल नहीं थी। अगली सुबह एक मज़ारे ये इतला लेकर थाने में आया कि छोटा चौधरी अपने बाग वाले कमरे में मुर्दा हालत में पड़ा है। इसे वापस भेजकर मैंने ज़रूरी तैयारी की और एक कांस्टेबल और 2 सिपाहियों को साथ लिया और बाग में पहुंच गया। वहां चौधरी अमानत अली भी मौजूद था। मैं जो ही गाड़ी से उतरा वो मेरी जानिब आया। उसका चेहरा गम की आमाज का बना हुआ था, आंखों में कर्ब के आसार थे। ये क्या हो गया थानेदार साहब, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। हौसला रखें चौधरी साहब, इतनी बात कहकर मैं कमरे की तरफ बढ़ गया। ये कमरा बिल्कुल बाग के दरमियान बना हुआ था। कमरा बनाने में ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। ये कमरा खासा बड़ा था, 14 बाय 18 फीट होगा। कमरे के कोने में एक सीढ़ी और कुछ लकड़ी की पेटियां रखी हुई थी जो यकीनन माल्टे पैक करने के लिए थीं। कमरे में बिछी हुई चारपाई के ऊपर सलामत
अली की आड़ी तिरछी लाश पड़ी हुई थी और चारपाई पर पड़ा हुआ बिस्तर इस बात की चुगली खा रहा था कि चौधरी यहाँ तड़पता रहा है। उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। मैंने उसके गले का बकौर मुआयना किया, लेकिन मुझे वहाँ भी ऐसे आसार नजर नहीं आए जो ये साबित करते कि इसे गला घोंटकर हलाक किया गया है। मैंने लाश के पास झुककर गौर से देखा तो मुझे शक नहीं यकीन हो गया कि मकतूल की मौत जहर खाने की वजह से हुई है। मैंने कमरे में चल फिर कर कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे मायूसी हुई। अलबत्ता बिस्तर पर मुझे 3-4 लंबे लंबे बाल नजर आए। सिपाहियों को मैंने बाहर ही छोड़ दिया, जबकि कांस्टेबल अशरफ मेरे साथ था। मैंने उसे कहा कि वो बाल महफूज कर ले। यहाँ इस बात की वजाहत कर दूं कि अमानत अली और बाग में काम करने वाले 2 नौकर कमरे से बाहर थे। इसके अलावा गांव के कुछ और लोग भी बाग में थे। बाल मुझे उलझन में डाल रहे थे। अगर ये बाल किसी औरत के थे तो वहाँ टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं थे। वैसे मेरा तजुर्बा कहता है कि बाल किसी जवां साल औरत के हैं। आजकल तो लड़कों में लंबे बाल रखने का रिवाज काफ़ी जोर पकड़ गया है, मगर जिस दौर की मैं कहानियाँ सुनाता हूँ इस दौर में खाल खाल ही कोई बड़े बालों वाला लड़का नजर आता था। बहरहाल ये बाल लाश के साथ जाने थे। मैंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए कांस्टेबल की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवा दी और कमरे को सील करवा दिया। इस वक्त बाग में धूप फैल रही थी। मैंने सिपाहियों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और खुद उस तरफ बढ़ गया जहां बाग में 4-5 चारपाइयाँ और 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। चौधरी मुझे देखकर खड़ा हो गया। चौधरी साहब बैठ जाएं, मैंने उससे कहा। मैं बाद में आऊँगा। मुझे वो 2 नौकर चाहिए जो यहाँ बाग में रहते और काम करते हैं। जीरा और टुंडा उधर ट्यूबवेल वाले कमरे में हैं, वो रहते भी वहीं हैं। आप वहां जाकर तसल्ली से इनसे पूछगछ कर सकते हैं। मैंने खुद ही उन्हें कहा है कि वो फिलहाल उधर बैठे हैं। मैं इन्हें थाने ले जाना चाहता हूँ, मैंने चौधरी से कहा। चौधरी ने चंद लम्हे सोचा, फिर चारपाई पर बैठे हुए एक सामने से इकहरे बदन के बंदे को मुखातिब करते हुए कहा, फिरोज जाओ ट्यूबवेल वाले कमरे से जीरे और टुंडे को बुलाकर ले आओ। वो जी चौधरी जी कहते हुए चला गया। बहरहाल चंद ही लम्हों बाद 2 हट्टे कट्टे बंदे मेरे सामने थे। एक का रंग जरा साफ था, जबकि दूसरे का रंग सांवला था और उसके मुंह पर चेचक के दाग थे। दोनों शक्ल से अच्छे बंदे नहीं लगते थे। बहरहाल ऐसे बंदे छोटे चौधरी सलामत अली जैसी फितरत के बंदों के लिए ज़रूरी होते हैं। चौधरी ने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, थानेदार साहब तुम दोनों को थाने ले जाना चाहते हैं, वहाँ तुमने इनके साथ ताउन करना है। मैंने देखा कि दोनों के चेहरे एकदम जर्द हो गए हैं और खौफ के आसार उनके अंग अंग से जाहिर हो रहे हैं। यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं उनको ज़ुबह करने के लिए ले जा रहा हूँ। किस्सा मुख्तसर, हम उन्हें लेकर थाने में आ गए। इस वक्त दिन के तकरीबन 2 बज चुके थे। मैंने इन्हें सिपाहियों के हवाले किया और खुद अपने कमरे में आ गया। मैं सिपाही शराफत अली को कह आया था कि वो 5 मिनट बाद मेरे कमरे में आए। शराफत अली ठीक 5 मिनट बाद मेरे कमरे में आ गया।